हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आपने वीडियो देख ली होगी फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 1। तो हम आगे अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसिशन होता है, प्रिसिशन डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी एग्री विथ वन अनदर। यानी कि अब हमने किसी भी क्वेश्चन का मेज़रमेंट किया तो हमारी ट्रू वैल्यू 10 आई, तो हमने उसको जब बार बार मेज़रमेंट किया तो हमारी वैल्यू एक बार 10.11 आ रही है, फिर 10.12 और 10.13। प्रिसिशन वो होता है जब हमारी वैल्यू आपस में सेम आती है, आपस में सेम वैल्यू आना ही प्रिसिशन कहलाता है। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। अगर हमारा आंसर हमारी ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है तो वो एक्यूरेट कहलाता है, ट्रू वैल्यू के आसपास आने वाली वैल्यू। तो हम एक एग्जांपल लेके इन दोनों को समझते हैं। लेट एज्यूम ट्रू वैल्यू ऑफ सम आउटपुट इज़ 3। यानी कि हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसका जो आउटपुट है वो 3 आया। तो पहले राउंड में जो हेमा की वैल्यू है वो 2.80, रेखा की 2.9, जया की 3.01, सुषमा की 2.90 और राउंड टू में इस तरीके से वैल्यू आई। तो हमने इन दोनों राउंड का मीन निकाला। अब हम मीन कैसे निकालते हैं? इन दोनों वैल्यू को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है कि ये जो हैं वो प्रिसाइज हैं या फिर प्रिसाइज और एक्यूरेट हैं। अब हम देखते हैं प्रिसाइज क्या होता है? आपस में सेम वैल्यू आना, और एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के पास वैल्यू आना। अब हम प्रिसाइज के लिए चेक करते हैं कि राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में हमारे पास जो ये वैल्यू आई हैं दो, वो आपस में थोड़ी नज़दीक हैं। तो 2.80 3 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। और 2.9 2.90 ये दोनों पास में हैं तो ये प्रिसाइज है। 3.01 2.99 ये दोनों भी आसपास में वैल्यू हैं तो ये प्रिसाइज है। और 2.90 और 3.10 कितना दूर हो गया, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अब हम देखते हैं एक्यूरेट। अब एक्यूरेट में क्या देखते हैं कि हमारी जो मीन वैल्यू आई है वो हमारी ट्रू वैल्यू के पास है या नहीं है। तो 2.90 और 3 कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। और 2.905 3 से कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये भी एक्यूरेट नहीं है। और 3 ये तो एग्जैक्टली सेम ही आ गई, तो ये एक्यूरेट हुई। तो प्रिसाइज का मतलब बताया आपस में क्लोजनेस, इस तरीके से। अब यहाँ पे राउंड 3 भी हो सकता था तो हम उससे भी कंपेयर करके प्रिसीजन बता सकते हैं और एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के पास आना। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ साइंटिफिक नोटेशन। तो अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर डेट आर टू लॉन्ग और टू स्मॉल। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा वे है एक्सप्रेस करने का नंबरों को जो कि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं या फिर छोटे होते हैं। टू बी कन्वीनियंट रिटन इन अ डेसिमल फॉर्म, हम उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। सिंस टू डू सो वुड रिक्वायर राइटिंग आउट एन इनकन्वीनियंटली लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ डिजिट। अब हम देखते हैं जो साइंटिफिक नोटेशन है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है। n इंटू 10⁻⁴ n। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो शुड बी लेस देन 10 और पॉजिटिव। यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो 10 से छोटी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ पर 10 की पावर में n कुछ भी हो सकता है, जैसे -3 -2, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? ये n इंटू 10⁻n। n 10 से छोटा और पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्मॉल n है जो कि 10 की पावर में है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है 276000। तो हम इसे देखते हैं, जब भी हम डेसिमल को मूव करते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, जो हमारी पावर है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि पॉजिटिव में जाती है यहाँ पर। अब हमारी ये जो अब इस साइंटिफिक नोटेशन में हमारी पावर इंक्रीज़ हो रही है
276 को हम 2.76 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 इंटू 276 होता। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो n की पावर है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, जो n है हमारे पास 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो छोटा नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रही हैं, तो हम 2 डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो पावर है वो 10 हो जाएगी। यानी कि ये 8 डिजिट पहले से ही थे ज़ीरोज़, और 2 और आगे मूव कर गए तो 10 हो गए और पॉजिटिव में आया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 0.00073। अब ये जो डेसिमल है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो पावर क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होगी तो नेगेटिव में जाएगी। और यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं, 5, तो 10 की पावर -5 आ गई, क्योंकि ये राइट में मूव किया है डेसिमल। और 73 है यहाँ पे, और 10 से छोटी होनी चाहिए डिजिट, तो हम यहाँ पे 7.3 लिख देंगे। अब हम पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आना। अब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, 1.05, 1.07, 1.09। तो यहाँ पर जो सर्टेन डिजिट्स है वो है 1.0, जो कि चेंज नहीं हो रही है, और अनसर्टेन है 5, 7, 9। अब मैंने आपको बता दिया सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures in a number is the sum of certain digits and uncertain digits। जो significant figures है वो sum होता है certain digits और uncertain digits का। अब एग्जाम्पल लेते हैं 5.28, तो 5 क्या है, certain digits, और 28 doubtful digit यानी कि uncertain digits। तो जो significant figure है पूरा वो sum होता है certain digits का और uncertain digits का। अब यहाँ पर हम एक नोट डाल के इसे याद रखते हैं कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी दी एक्यूरेसी ऑफ आंसर। यानी कि हमारे आंसर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो जो हमारा जो आंसर की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आएगी। यानी कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एक्यूरेसी के, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज़ होंगे तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी। अब हम यहाँ पे रूल्स पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। रूल है वो ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सारी नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 24.32, तो ये सारी क्या हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि नॉन ज़ीरोज़ के बीच में अगर ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर्ड होते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में एक ज़ीरो आ रहा है, यानी कि नॉन ज़ीरो के बीच में एक ज़ीरो आ रहा है, तो वो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर्ड होंगे। अब जो नेक्स्ट है वो ये है, एंडिंग ज़ीरो इन द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है और डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। जैसे 14.0, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मैं एग्जांपल और लेती हूँ 567.0, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है। बट अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, बस 2 होते। डेसिमल है इसलिए हमने ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया। और इनिशियल ज़ीरोज़ आर इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि अगर किसी भी नंबर में डेसिमल से पहले ज़ीरो आता है तो हम उसे इनसिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3, 4, 2 और 3। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अगर एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन बोल रहे हैं, यानी कि जिसमें एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 5 बुक्स, 30 स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो ये है, पावर ऑफ 10 इज़ इनसिग्निफिकेंट। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है तो यहाँ पर ये जो डिजिट्स होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं और हम इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर करते हैं। जैसे 3.2 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे 10⁵ जो है वो इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है और 3.2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 2।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। मैंने आपको बताया था अनसर्टेन डिजिट्स क्या होती हैं, जो डेसिमल के बाद आती हैं। तो इफ़ द मोस्ट राइट डिजिट्स इज लेसर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। आप इन लाइंस को छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ। देखो, हमें राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स में बस 4 रूल याद रखने हैं। पहला रूल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.23। तो यहाँ पर हमें इसे राउंड ऑफ करना है, हमें यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो हम देखेंगे जो इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू है, अगर वो 5 से छोटी है तो वो सेम रहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ी है तो उसमें +1 हो जाता है। अगर 5 के बराबर आ जाए तो उससे पहले वाली डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो सेम रहती है, अगर ऑड है तो +1 हो जाती है। अगर 5 से बड़ी है और ऑड है तो उसमें +1 करेंगे, और इवन है या फिर 5 से छोटी है तो वो सेम रहती है। बस ये राउंड ऑफ दी अनसर्टेन डिजिट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे 2.23 है। अब ये जो डिजिट है वो 5 से छोटी है तो यहाँ पर सेम रहेगा। अब 2.39, ये वाली डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है तो इसमें जो है हम +1 कर देंगे। और 2.25 ये 5 के इक्वल आ रही है, और इससे पहले वाली डिजिट जो है वो इवन है तो सेम रहेगा। और यहाँ पर 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो ऑड है तो इसमें +1 कर देंगे और 2.4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इन साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली इसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे इनमें हमें मल्टीप्लाई करना है इन साइंटिफिक नोटेशन को, तो 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और हमारे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी। और सब्ट्रैक्शन में भी आपको पता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में डिवीज़न, तो 2.7 5.7 को डिवाइड करके इतना आएगा, और पावर हमारे यहाँ पर डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाएंगी। साइंटिफिक नोटेशन का मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बता दिया। अब एडिशन देखते हैं। सिंपली हमें इन दोनों साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके सिंपली ऐड कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर 10 की पावर -2 कॉमन आ रही है तो सिंपली उसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह मतलब ये सिंपली है, यहाँ से अब जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का। मैंने आपको ये 2 डिजिट दी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपने मेरे को आंसर बताया 3.125। अगर मैं ये कहूँ कि ये आंसर जो है गलत है, अब आप बोलोगे कि कैसे गलत है। अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इस रूल में हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1.25 है और 2.5 है। इन दोनों में से हमारे पास किस में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें। तो आंसर में भी हमारे पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो हम यहाँ पर 3.125 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.1। ये हमारा रूल कहता है, यानी कि क्वेश्चन में जिसमें टोटल सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अब जो नेक्स्ट रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, अब मैंने आपको ये 3 डिजिट्स दी ऐड करने के लिए, आपने मेरे को आंसर बताया ये। अगर मैं कहूँ कि ये भी गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस रूल में हम ये देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं, और जिसमें कम डिजिट्स होती हैं आंसर में भी आफ्टर डेसिमल उतने ही डिजिट्स आती हैं। अब यहाँ पर सबसे कम डिजिट्स किसके पास हैं, यहाँ 0 0 0 इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर में ही डेसिमल के बाद बस 1 डिजिट्स आएगी, यानी कि क्वेश्चन में आफ्टर डेसिमल जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आंसर में भी आफ्टर डेसिमल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डायमेंशन एनालिसिस। Often while calculating there is a need to convert units from one system to the other.
The method used to accomplish this is called factor label method और unit factor method और dimensional analysis. हमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, और हम जिस मेथड से उन्हें कन्वर्ट करते हैं हम उसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, फैक्टर मेथड या फिर लेवल मेथड. तो यही है बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस. तो यहाँ पर हमें यूनिट कन्वर्जन करनी होती है. जैसे कि हमें जो हमारी बड़ी यूनिट्स है अगर हमें स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. अगर हमें स्मॉल यूनिट्स को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं. तो हम एग्जांपल लेते हैं. अ पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर. तो 3 इंच में कितने होंगे? 2.54 इंटू 3, तो 7.62 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया. तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम यही पढ़ते हैं. अब हम आगे पढ़ते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. The chemical reaction take place according to the certain law. These are called laws of chemical combination. जब chemical reaction कुछ सर्टेन लॉज के द्वारा होती है तो हम उसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. हम इस चैप्टर में 5 लॉ पढ़ते हैं. पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और फोर्थ है गेल-लुसेक लॉ, और फिफ्थ है एवोगाड्रोस लॉ. तो हम इन्हें बारी बारी से पूरा पढ़ते हैं. अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ हमें एंटोनी लेवियोसर ने दिया था 1789 में. तो ये जो लॉ है वो क्या कहता है? इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज जब हो रहा होता है तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो रिएक्टेंट के इक्वल होता है. और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी कि मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया. तो यहाँ पर कार्बन 100 ग्राम है और ऑक्सीजन 100 ग्राम. तो जो हमारा प्रोडक्ट आया वो 200 ग्राम आया. तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के इक्वल है. तो हम इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब नाम दे सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं. CH4 + 2O2 रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं. यानी कि मीथेन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया. तो यहाँ पर अगर हम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 16 ग्राम आएगा, और ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का बेसिकली कितना होता है? 16 होता है, और हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो पूरा रिएक्टेंट है वो 80 ग्राम आ जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 44 ग्राम, और हाइड्रोजन का 2 × 18. तो यहाँ पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के इक्वल है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है. अब हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे देंगे कि मीथेन ऑक्सीजन से बर्न करता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो हमें पता है मीथेन का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम है और इसका 64. तो यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44, और वाटर का कितना होता है? 36. तो यहाँ पर भी 80 आ रहा है. यानी कि हम इसका जो मास है वो कैसे निकाल सकते हैं? 80 ग्राम में से अगर हम 36 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल जाएगा. तो इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, आप इजीली भी कर लो. अब जो नेक्स्ट लॉ है वो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब इसी के नाम से पता चल रहा है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन. अब एग्जांपल लेती हूँ. टैप वाटर, सी वाटर और आरओ वाटर. अब ये जो तीनों वाटर हैं इनमें जो जिनसे मिलकर ये बने हैं वो H2
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ये तो नहीं होगा कि टैप वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O और RO वाटर का जो है वो H2O2 हो जाएगा। ये नहीं होता है। चाहे हम वाटर कहीं से भी लें, जो उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो उसका जो रेशो बाय वॉल्यूम है वो 2:1 आएगा और मास का जो रेशो है वो 1:8 आएगा। तो बेसिकली ये लॉ कहता है कि नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड द फॉर्मूला ऑफ वाटर विल रिमेन H2O। यानी कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हमारा सोर्स जो सब्सटेंस है वो कहाँ से लिया गया है, उसका जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास ऑलवेज डेफिनेट कांस्टेंट। तो ये जो लॉ है वो प्राउस्ट ने दिया था विथ 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। उन्होंने जो है क्यूप्रिक कार्बोनेट एक नेचुरल सैंपल लिया, यानी कि जो नेचुरली अकर है, तो कॉपर का इतना है, कार्बन का इतना, ऑक्सीजन का इतना। और उन्होंने जब सिंथेटिक सैंपल लिया यानी कि मेन मेड सैंपल लिया तो वो ये आया। यानी कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमने जो हमारा सब्सटेंस है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, उसका जो रेशो है वो सेम ही रहेगा। तो ये लॉ आपको पूरा समझ में आ गया। अब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है वो डेल्टन ने दिया था इन 1803। तो ये लॉ कहता है व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल रेशो ऑफ होल नंबर। अब मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए 2 और मोर कंपाउंड, तो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, जैसे कि अब यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने जो है 2 चीज़ें बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन to form 2 or more compounds then the different mass of one element, यानी कि जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, जो मास है एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन करता है सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट के, वो सिंपल रेशो में होता है। कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, तो 2 एलिमेंट कंबाइन करें तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन का मास 12, यहाँ पर भी 12। यहाँ पर ऑक्सीजन का डिफरेंट मास आ रहा है, यानी कि डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा जो कि कंबाइन करता है सेम मास ऑफ एलिमेंट से, आर इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो इनका जो रेशो आएगा वो 2:1 आएगा, जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। मैं दोबारा बताती हूँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं 2 और मोर कंपाउंड बनाने के लिए, जो डिफरेंट मास है एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन करा है सेम एलिमेंट से, उनका जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आता है। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं विच इज़ गे-लॉसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। व्हेन गैस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो। ये बेसिकली जो मैंने अभी लॉ पढ़ाया है ना, पिछला वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सेम यही बात कहता है, बट ये लॉ जो है वो गैसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो उसने वाटर बनाया, यानी कि यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनाया। तो इनका जो रेशो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आता है। बेसिकली ये लॉ गे-लुसेक ने दिया था 1808 में। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं विच इज़ एवोगाड्रोज लॉ।
तो एवोगाड्रोस लॉ कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि गैसेस का जो इक्वल वॉल्यूम है वो सेम कंडीशन, इट मीन्स डैट वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस यानी कि सारी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन। लेट्स से अब मैं आपको बताती हूँ। देखो हमने यहाँ पर 3 बीकर्स लिए। एक में जो है हाइड्रोजन गैस है 1 लीटर, नाइट्रोजन गैस 1 लीटर, ऑक्सीजन गैस 1 लीटर। तो हाइड्रोजन में जो है वो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP, यानी कि अगर इन तीनों का वॉल्यूम अगर सेम है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो ये तीनों इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कंटेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अगर किसी बीकर के अंदर इक्वल वॉल्यूम है, 2 बीकर लिए, अगर उन दोनों बीकर के अंदर इक्वल वॉल्यूम है तो उन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। बट जो कंडीशन है वो ये है सेम टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। So this was the whole video. If you like it, like, subscribe and share.